गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन। अजय आईएएस कंकड़बाग पटना के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक की चर्चा करना जा रहा हूं वो है आर्थिक विकास में अधोसंरचना की क्या भूमिका होती है। जब भी हम विश्व के देशों के आर्थिक विकास की चर्चा करते हैं तो ये तथ्य सामने आता है कि उन देशों में अधोसंरचना का विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ है या किसी देश के आर्थिक विकास का परिचायक ही होता है कि उस देश में अधोसंरचना का विकास किस सीमा तक किया गया है। तो अधोसंरचना जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो भारत के संदर्भ में भी ये प्रयास किया गया स्वतंत्रता के बाद से कि अधोसंरचना का विकास किया जा सके जिससे कि देश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। तो इसी संदर्भ में हमें ये समझना है कि अधोसंरचना होती क्या है, यानी कि जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या निकलता है। तो अगर हम सामान्य तौर पे बोले तो अधोसंरचना का तात्पर्य ऐसी बुनियादी सुविधाओं से है जिसके बिना उत्पादन कार्य नहीं हो सकता, या दूसरे शब्दों में ऐसी बुनियादी सुविधाएं जो कि उत्पादन के प्रेरक तत्वों के तौर पर कार्य करती हैं। तो जब ऐसी सुविधाओं की चर्चा की जाती है तो इसी संदर्भ में यह देखना रहता है कि ये सुविधाएं भौतिक तौर पे हैं या फिर सामाजिक तौर पे हैं। इससे हम एक सामान्य उदाहरण के तौर पर भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना करनी हो तो सर्वप्रथम ये देखना होगा कि क्या उस शिक्षण संस्थान में जो बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं। जैसे कि अगर हम कैंपस की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो है कि नहीं, उनके रहने के लिए वो सुविधा उपलब्ध है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर हम ये चर्चा करें कि कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाह रहा है तो रेस्टोरेंट के बिजनेस करने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं है। तो ये एक सामान्य उदाहरण के तौर पर अधोसंरचना की बात आती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अधोसंरचना को आर्थिक विकास से जोड़ते हैं तो आर्थिक विकास के लिए अधोसंरचना का क्या मतलब होता है, यानी कि आर्थिक विकास के लिए किन किन साधनों की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। तो अधोसंरचना को इस संदर्भ में हम पुनः दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो होगा वो होगा भौतिक और दूसरा जो होगा वो होगा सामाजिक। अगर हम भौतिक अधोसंरचना की बात करें, इसमें सर्वप्रथम आ जाता है ऊर्जा के साधन, परिवहन के साधन, सूचना के साधन, इसके बाद सिंचाई के साधन इत्यादि। जैसे जैसे किसी देश में इन साधनों का विकास होता है वैसे वैसे वो देश आर्थिक प्रगति के तत्व बढ़ते जाते हैं। तो इसी संदर्भ में यह देखना है कि जब हम आर्थिक विकास को जानना चाहते हैं या आर्थिक विकास को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो अधोसंरचना किस प्रकार से वो भूमिका निभाती है। तो अधोसंरचना को अगर हम आर्थिक विकास से जोड़े तो इससे यह देखना होगा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र अधोसंरचना से कैसे प्रभावित होते हैं, या दूसरे शब्दों में अधोसंरचना का विकास ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कैसे आगे बढ़ाता है। तो सामान्यतः किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र और तीसरा जो होगा वो सेवा क्षेत्र होगा। तो हम ये देखें कि अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं। जैसे कि अगर हम सिंचाई के साधनों की बात करते हैं, ऊर्जा के साधनों की बात करते हैं, परिवहन के विभिन्न साधनों यानी कि सड़क परिवहन की बात करें, वायु परिवहन की बात करें या फिर अन्य परिवहन के साधनों की बात करें, तो इन सब का कृषि के विकास से क्या संबंध है। तो इसे एक सामान्य उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो सामान्य उदाहरण ये हो सकता है कि अगर जहां जहां कृषि की गतिविधियां चल रही है और वहां अगर परिवहन का साधन विकसित है तो ये दो प्रकार से कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाता है। प्रथम उत्पादन प्रक्रिया के दौरान और दूसरा जो उत्पादन प्रक्रिया हो चुकी है उसे बाजार तक पहुंचाने का कार्य, यानी कि जहां जहां हमने सड़कें व्यवस्था मजबूत की हुई है और वो सड़कें व्यवस्था सड़क अगर कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है तो जो भी उपज होगी बाजार तक पहुंचाने में हमें आसानी रहती है। इसी प्रकार से अगर हम सूचना क्रांति को अगर कृषि क्षेत्र से जोड़े तो आज का दौर जो सूचना क्रांति का दौर है और ये कृषि क्षेत्र को विभिन्न तरीकों से लाभान्वित करता है। सूचना क्रांति के माध्यम से ये कृषक जान पाता है कि बाजार में उसकी उपज के क्या मूल्य होंगे या किस प्रकार से वो अपनी उपज को बाजार में बेच सकता है। ये अतः अगर हम कृषि क्षेत्र को आधारिक संरचना से जोड़े तो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आधारिक संरचना को होना बहुत जरूरी है। मूलभूत क्रियाओं के तौर पर अगर हम देखें तो कृषि कार्य के लिए सिंचाई के साधनों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो जहां भी मूलभूत सुविधाओं का विकास किया गया विशेषकर सिंचाई के साधनों का, तो वहां यह देखा गया है कि अगर वर्षा का जल या मानसून का जल उपलब्ध नहीं भी हो पाता है तो भी हम सिंचाई के विभिन्न साधनों से अन्य फसलें उपजा सकते हैं। यदि हम अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र की बात करें यानी कि उद्योग क्षेत्र के लिए, तो उद्योग क्षेत्र का अधोसंरचना से बहुत ही गहरा संबंध है।
क्योंकि हम ये देखते हैं कि यदि किसी उद्योग की स्थापना की जानी है तो स्वभावतः हमें ऊर्जा के साधन, विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल्स इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। तो ये उस क्षेत्र विशेष तक कैसे पहुंचेंगे? जाहिर सी बात है कि जब तक एक उन्नत परिवहन व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम किसी क्षेत्र में उद्योग और विकास करने की बात हम नहीं कर सकते हैं। यदि अगर हम इसे एक उदाहरण के तौर पर देखें, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना की जानी है तो कच्चे माल के तौर पे हमें जो कि ऊर्जा के साधन के तौर पे प्रयोग होगा वो होगा कोयला। तो कोयला का परिवहन करने की आवश्यकता है कि हम विभिन्न प्रकार के साधनों का विकास करें ताकि वो क्षेत्र विशेष तक हम उसे पहुंचा सके। तो उद्योगों की स्थापना के लिए अधोसंरचना का विकास होना पर्याप्त तौर पर जरूरी है। यदि कोई उद्योग स्थापित होता है तो इसके लिए वित्तीय सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ती है, कुशल मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है, कुशल प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। जब तक ऐसे साधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक किसी भी देश में उद्योग स्थापित नहीं होगा। यदि हम विकसित देशों की बात करें कि जो कि औद्योगिक बुनियाद के तौर पे ही विकसित देश के तौर पे जाने जाते हैं, तो ये उदाहरण स्पष्ट तौर पे सामने आता है कि जब तक उन्होंने अपनी अधोसंरचना का विकास नहीं किया तब तक उद्योग स्थापित नहीं हो पाए। बड़े बड़े देशों में जहां पे उद्योग लगे हैं तो प्रथम प्रयास यही किया गया है कि पहले बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाए और उसके बाद ही फिर उद्योगों की स्थापना की जाए। परंतु यहाँ पे उद्योगों की स्थापना अपने आप में भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर हम हेवी इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि हमें बड़े बड़े मशीनों की बात करनी है, तो बड़े बड़े मशीनों की स्थापना के अगर उद्योग लगाए जाते हैं तो ये अपने आप में दो प्रकार का कार्य करता है। यानी कि अगर हम दो दूसरे उद्योगों की बात करते हैं, अगर हम मान लिया कि किसी देश जगह पे अगर हमें परिवहन व्यवस्था को विकसित करना और वो पहाड़ी इलाका है तो हमें भारी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से उद्योग जगत में जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो वो भी दो तरफा ही वो कार्य करता है। पुनः अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे कार्य करता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हम बैंकिंग की बात करते हैं, बीमा की बात करते हैं, उसके बाद अन्य सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं तो जहां जहां ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं स्वभावतः उस क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है। मैं इसे एक उदाहरण के तौर पर भी प्रस्तुत करता हूं। अगर हम कृषि क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की बात करें तो कृषि क्षेत्र बैंकिंग सुविधाओं से पूर्णतः लाभान्वित होता है, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र कृषि क्षेत्र को साख प्रदान करता है। तो जहां जहां साख की उपलब्धता यानी कि ऋण देने की क्षमता की बात की गई है वहां पे ये उपलब्ध अगर कराए गए तो उस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को पुनः लाभ देखा गया है। इसके बाद अगर हम अधोसंरचना की बात करें तो अधोसंरचना अपने आप में एक उत्प्रेरक के तौर पे कार्य करता है। उत्प्रेरक के तौर पे कार्य करने की बात है कि हमने किसी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और वो डेवलप अपने आप में दूसरी उत्पादन क्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। जैसे कि मैंने पूर्ववर्ती उदाहरण में ही बताया कि यदि अपने देश में अगर हम सड़कों का, रेलवे नेटवर्क का इत्यादि का अगर हम जाल बिछाते हैं तो इन्हीं सुविधाओं के कारण क्या होता है कि अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार से जहां जहां अधोसंरचना का विकास किया गया तो ये एक रोजगार जनन के का कारण बनता है। तो इसे हम उदाहरण के तौर पर भी अगर हम देख सकते हैं कि भारत सरकार ने मनरेगा योजना भी प्रारंभ की थी। तो मनरेगा योजना के तहत कुछ बुनियादी कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि अधिकांश लोगों को रोजगार मिला। अगर रोजगार की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो अपने कुशल श्रमिक होते हैं उनको भी एक रोजगार में उपलब्ध कराने का माध्यम यही है कि हम उनकी क्षमताओं का प्रयोग कर अधोसंरचना का विकास करें। जैसे कि अगर हम देखें कि भारत के विभिन्न शहरों में मेट्रो का कार्य प्रगति पे है। जब हम मेट्रो का कार्य प्रगति पे ये देखते हैं तो हमें मेट्रो के विकसित करने में किन की आवश्यकता पड़ेगी? ऑब्वियसली कुशल और अकुशल दोनों श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे ही कोई परियोजना प्रारंभ होती है वो स्वभावतः रोजगार उत्पन्न करेंगे कार्य करती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जहां जहां अधोसंरचना का विकास किया गया है तो स्वभावतः अधोसंरचना का विकास किया गया तो विकास करने के दौरान ही विभिन्न प्रकार के लोगों को जब रोजगार मिला तो रोजगार उत्पन्न करने के दौरान ही श्रमिकों की आय में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से अगर हम अधोसंरचना परियोजना का विकास करते हैं तो यह देखा जाता है कि इससे स्वभावतः लोगों की आय में भी वृद्धि होती है। अधोसंरचना को अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा से देखें तो यह तथ्य भी सामने आता है कि अगर हम अपने देश के उदाहरण के तौर पर देखें तो जहां जहां सीमावर्ती क्षेत्र है वहां अगर एक बेहतर तरीके से अधोसंरचना का विकास किया गया है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। विशेषकर ऐसे क्षेत्र जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है वहां पे अगर बुनियादी सुविधाओं के विकास किया गया जैसे कि संचार सुविधाओं की, सड़क परिवहन की, तो इनसे क्या होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को विकसित करने में हमें मदद मिलती है। तो अतः अगर आर्थिक विकास को अगर ध्यान में रखना है
तो सर्वप्रथम ये देखना होगा कि अधोसंरचना का विकास किस प्रकार से किया गया। और अगर हम पूरे विश्व के देशों का उदाहरण लें तो विश्व के जितने भी विकसित देश हैं वो इसीलिए विकसित हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी अधोसंरचना का विकास किया। भारत के संदर्भ में भी अगर बात की जाए तो आजादी के बाद से जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, तो इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि देश में अधोसंरचना का एक व्यापक तंत्र उपलब्ध हो, जिससे कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद।